एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएंगे। ये जो है बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड का टॉपिक है। आज जो डिस्कस करेंगे उसमें जो टॉपिक है हमारे वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सीएफटी, बेसिस ऑफ सीएफटी, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन सीएफटी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ये थ्योरी जो है सो डेवलप किया गया है हैंस बेथे और वैन ब्लैक साइंटिस्ट के द्वारा। और दिस थ्योरी कंसिडर्स द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये थ्योरी क्या करता है कि जो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। और बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी का है वो क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी संक्रमण धातु आयन है वो लिगेंड के द्वारा घिरे रहते हैं, जो जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ जितने भी तरह के लिगेंड होते हैं उसको हम पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो है यहाँ पे बताया जाता है। पॉइंट चार्ज का मतलब है सूक्ष्म या बिंदु आवेश के द्वारा जो है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरैक्शंस बिटवीन मेटल आयन एंड द नेगेटिव एंड ऑफ एन आयन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो मेटल आयन और नेगेटिव एंड ऑफ जो आयन अनायन का होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है आपस में। द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन्फ्लुएंसेस द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो मेटल आयन को जो लिगेंड घेरते हैं वो क्या करता है, घेरने के बाद जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होता है और जो कि सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के एनर्जी पे प्रभाव डालते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। तो डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है जो चर्चा करेंगे। अब जैसे सिर्फ खाली मेटल आयन है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हुआ है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, एक ही तरह की एनर्जी होते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन। जो इसके बावजूद कि इसके अलग अलग जो है सो आकृति होती है और अलग अलग अभिविन्यास होता है, इसके बावजूद भी खाली मेटल आयन के अंदर जो है जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी एक जैसी होती है। लेकिन जैसे ही मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है, however some d orbitals have different energy from the others in a metal complex, this is called d orbital splitting। मतलब क्या है कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद क्या होता है कि कुछ डी ऑर्बिटल होते हैं उसकी डिफरेंट एनर्जीज हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। अब जैसे हम डी ऑर्बिटल कोई XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो दो तरह के सेट हैं, एक DXY, एक DXZ, एक DYZ। इन सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके जो लोब्स के अभिविन्यास हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है। ओरिएंटेशन क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस, चाहे वो DXY है तो X और Y के बीच में इनका ओरिएंटेशन है, DXZ है तो X और Z एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल के जो है सो ओरिएंटेशन है। इसी तरह से जो है DYZ है तो इसमें क्या है, इसके जो ओरिएंटेशन है वो Y और Z के बीच में इन बिटवीन द एक्सिस जो है इसका अभिविन्यास है। इसी तरह से अगर हम DX² - YH² का देखें तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो एलोंग द एक्सिस है, X और Y के एलोंग एक्सिस के है। इसी तरह DZ² ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वो इन बिटवीन द एलोंग द Z डायरेक्शन, एलोंग Z एक्सिस और इसका X और Y के एलोंग एक्सिस के है। तो अब हम डी ऑर्बिटल्स सिंपल वे में इस तरह से हम लिखते हैं, डी ऑर्बिटल्स का DXY - YH का DZ² का ओरिएंटेशन एलोंग द एक्सिस, DXY, DYZ और DXZ का ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस। अब क्या होता है कि
जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ऑड शेप्ड, इसका शेप थोड़ा सा ऑड होता है, ये किस चीज़ के रिजल्ट के थ्रू होता है? तो श्रोडिंगर इक्वेशन का 6 सॉल्यूशन होता है फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, द डी ऑर्बिटल्स के लिए जो है इसके 6 सॉल्यूशन होते हैं, बट ओनली 5 सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट, लेकिन 5 ही जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वे एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूसेस द यूनिक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सॉल्यूशन है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा सॉल्यूशन है डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आता है। तो ये एक जो है सो मतलब डी जेड स्क्वायर है। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में नेक्स्ट टॉपिक है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये किस तरह से होता है। तो हम एक ये इसमें देख सकते हैं कि ML6 का मतलब है मेटल है और 6 लिगेंड है, चारों तरफ सराउंडेड है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि लिगेंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल को की तरफ जो है सो आकर्षण होता है, और उसके कारण क्या होता है ML6 बॉन्ड बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें एक क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल आयन डी ऑर्बिटल्स और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज है और उधर जो है निगेटिव चार्ज है, उसके कारण थोड़ा इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम का नियम है जो कि फिजिक्स से हम जान सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस Q1 Q2 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो Q1 और Q2 अगर 2 चार्जेज हैं तो उसका जो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। जो Q1 Q2 2 चार्जेज है वो प्रोडक्ट के, इन दोनों के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस होता है उसके बीच के जो मतलब Q1 Q2 बाई R के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कूलम के नियम के हिसाब से जो मेटल और लिगेंड में जो इंटरेक्शन होता है, तो कूलम्बिक लॉ यहाँ फॉलो होता है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो लिगेंड क्या होता है कि अप्रोच करता है मेटल आयन अलोंग XYZ एक्सिस, जितने भी लिगेंड है XYZ एक्सिस से। अब इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स आर रिपल्स्ड बाय चार्जेस ऑफ लिगेंड्स एंड एक्सपीरियंस इंक्रीजेज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मेटल आयन के अंदर जो है सो डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और लिगेंड के ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है। उसके कारण क्या होता है कि रिपल्सन के कारण पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो किस तरह का प्रतिकर्षण होगा डी ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये उस डी ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास पे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। डी ऑर्बिटल्स विद लोब्स डायरेक्टेड एट द लिगेंड्स एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन। ऐसे डी ऑर्बिटल जिसके लोब्स का अभिविन्यास जो है सो एलोंग द एक्सिस या लिगेंड के एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, वो ज़्यादा प्रतिकर्षण जो है सो महसूस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सो ये हेयर मेटल आयन को जो है सो लिगेंड अप्रोच करता है, उसको स्पीकर से दिखा देखते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको हम देखते हैं। तो डिटेल में अगर हम देखें तो मेटल आयन है सेंटर पे, और लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रेड इससे हम दिखा रहे हैं चारों तरफ से। तो क्या होता है कि एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या बदलाव होता है डी ऑर्बिटल जब 6 लिगेंड जैसे अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन, खाली मेटल आयन को। तो जो DXY और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को अगर हम देखें, एक DX स्क्वायर और एक ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो DXY ऑर्बिटल में आर कंसंट्रेटेड इन स्पेस बिटवीन इनकमिंग लिगेंड्स। जो DXY ऑर्बिटल में जो हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होता है कि जो लिगेंड के बीच में जो स्पेस होता है उसमें कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में होते हैं वो डायरेक्टली मतलब लिगेंड के डायरेक्शन में, इनकमिंग लिगेंड जो होते हैं उसके डायरेक्शन में जो है सो ये अप्रोच करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स वाई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये एक जैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि इससे सारे लोब्स जो है सो डायरेक्टली लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं, लेकिन डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह के डी ऑर्बिटल्स में डिवीज़न होता है। डी ऑर्बिटल्स जो है सो डिवाइड कर जाता है दो ग्रुप्स में, एक की एनर्जी लोअर होती है, दूसरी की अधिक होती है। इसको हम इस फिगर से दिखा सकते हैं। इधर से देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें हम देखें कि एनर्जी डी ऑर्बिटल्स एनर्जी फ्री आयन में तो डी जनरेट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड का थोड़ा सा लोअर हो जाता है और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हायर हो जाता है रिपल्सन के कारण जो है। और इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है टी टू जेड और ई जी के बीच में, इसी को हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे, डेल्टा ओ से बताते हैं। और ऊपर जो है सो हायर एनर्जी लेवल पे ई जी सेट के ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का एक सेट होता है, और लोअर एनर्जी लेवल पे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड टी टू जी सेट का ऑर्बिटल्स होता है। सेंटर जो मेन सेंटर होता है, इसको बैरी सेंटर कहते हैं, उससे ये 2/5 डेल्टा वो नीचे होता है टी टू जी सेट की एनर्जी, और इसकी ई जी सेट की एनर्जी इस बैरी सेंटर से 3/5 डेल्टा वो अपर होती है। तो इस फिगर्स के द्वारा जो डी ऑर्बिटल्स एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। तो हम ये देखते हैं कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड को कॉलेक्टिवली टी टू जी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, वेर एज डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को ई जी ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टी टू जी एंड ई जी ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है कि टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर टी टू जी ऑर्बिटल्स आर स्टेबलाइज बाई 2/5 डेल्टा ओ, और ई जी ऑर्बिटल्स जो है सो डी स्टेबलाइज्ड बाई 3/5 डेल्टा ओ। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में वही हम देखते हैं कि जो 6 माइनस चार्जेज हैं वो ऑक्टाहेड्रल के जो सो वर्टिसेज एक कॉर्नर पे जो है सो ये सारे जो सो लिगेंड होते हैं उसके जगह पे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन it does remove their degeneracy and the 5 d orbitals split into 2 groups Eg and T2। लेकिन यहाँ पे इसका जो है डीजेनरेसी सिमिलर एनर्जी लेवल को रिमूव कर देते हैं और दो सेट में ये बदल जाते हैं, और जिसका एनर्जी डिपेंड करता है लिगेंड के डायरेक्शन के ऊपर, लिगेंड के ओरिएंटेशन के ऊपर। इसको इस फिगर से भी हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल है, मेटल कटायन इधर है और बीच में सिमेट्रिकल फील्ड अगर है, दूर है बहुत ज़्यादा, तो उससे सिमेट्रिकल फील्ड होता है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ऑफ रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण एनर्जी लेवल बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा नज़दीक आता है तो ये जो है सो दो लेवल में ये स्प्लिट कर जाता है T2G और EG सेट में। तो यहाँ पे जो 6 चार्जेस लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन, लेकिन जब बॉन्ड बनता है इन सब के बीच में तो वो एवरेज जो टोटल एनर्जी जो होता है वो जो है सो ये डिक्रीज़ कर जाता है, फिर भी EG सेट ऊपर रहता है और T2G सेट नीचे रहता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जब बॉन्ड बन जाता है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज कर जाता है, और उसके बाद जो है सो ये जो है सो ओवर फिर भी EG और T2G सेट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो रहता ही है। अब इसी को हम देखते हैं कि dx² माइनस y² dz² जो EG ऑर्बिटल्स है इसके जो डायरेक्शन है ये 6 लिगेंड के डायरेक्शन में रहते हैं इसके जो है सो, तो जिसके कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कंपेयर्ड विथ ए स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको इस फिगर से dz² माइनस y² EG सेट होता है, EG सब सेट, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये T2G सेट की एनर्जी जो है लोअर होती है। इसी तरह से जो हम T2G ऑर्बिटल्स होते हैं ये सभी dxz, dxy और dyz ये आपस में 45 डिग्री एंगल
कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू जो है सो ये ओरिएंटेड रहते हैं, और ये जितने भी 6 माइनस जो चार्जेज हैं लिगेंड का जो पॉइंट चार्जेज हैं उनके उनके बीच में ये पॉइंट करते हैं, जो डायरेक्टली मतलब जो T2G सेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके डायरेक्ट लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आते हैं, जिससे कारण क्या होता है, इसकी एनर्जी घट जाती है, विच डिक्रीजेज देयर एनर्जी कंपेयर्ड विथ ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें हम यही देखते हैं इस फिगर से कि भाई d² - y² dz², ये है हमारा इजी सेट है। ऑर्बिटल्स गो अप इन एनर्जी बाई 3/5 डेल्टा O, और T2G ऑर्बिटल्स जो है गो डाउन इन एनर्जी, जिसमें कि dxy, dxz और dyz होते हैं, गो डाउन इन एनर्जी बाई 2/5 डेल्टा O। तो इससे जो है सो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं उसको हम जानते हैं। फिर इसमें जो हमारा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन जो 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको जो है सो हम डेल्टा O सिंबल से दिखाते हैं, गिवन द सिंबल डेल्टा O वेयर द सबस्क्रिप्ट O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो आज हम जो है सो यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है सो अगले क्लास में बताएंगे।